आपके साथ मैं सचेतक महोदय का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने समय दिया बोलने का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 10 फरवरी को जो बजट प्रस्तुत हुआ वो आम जन का बजट है। बजट में गरीब, अमीर, वृद्ध, युवा, महिला सहित सभी वर्गों का ध्यान दिया गया है। एक पंक्ति में कहा जाए तो ये बजट सामाजिक सुरक्षा का बजट है। लेकिन ये बात भी सही है कि एक परंपरा सी बन गई है, विपक्ष के हैं वो बजट का मजाक उड़ाते हैं, उसकी बुराई करते हैं, आलोचना करते हैं, और जो पक्ष के हैं वो उसकी सराहना करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है सभापति महोदय कि जब हम बजट पे कुछ बोलते हैं तो उसकी तुलना मैं केंद्र के बजट से करना चाहूँगी। 1 फरवरी को प्रस्तुत केंद्रीय बजट से यदि इस बजट की तुलना की जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 1 फरवरी का बजट, केंद्रीय बजट हमने सुना सभापति महोदय, और केंद्र के बजट के अंदर प्रथम 5 पृष्ठ के अंदर केवल यह बताया गया कि अमृत काल क्या है और अमृत पीढ़ी क्या है। जबकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो बजट पढ़ा उसमें प्रथम जो 5 पृष्ठ थे उसके अंदर 19,000 करोड़ के महंगाई का राहत पैकेज देने की घोषणा मुख्यमंत्री महोदय ने करी। खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आने वाले परिवारों को निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेज वितरण, सस्ते LPG सिलेंडर, निःशुल्क बिजली, गरीबों की रसोई तक पहुंचने का काम करा। अब विपक्ष इसको रेवड़ी बांटने का काम कहते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है सभापति महोदय, मैं इसको निःशुल्क कहूँगी। और निःशुल्क इसलिए कहूँगी कि सरकार से सुविधा प्राप्त करना नागरिक का अधिकार है, और जब किसी गरीब को राहत मिलती है तो गरीब की गरिमा को मुफ्त कहकर उसकी गरिमा को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। सभापति महोदय, केंद्र के बजट में एक शब्द नया आया था 2022 में, अमृतकाल, और इस वर्ष 2023 के बजट में फिर से एक नया शब्द आया, अमृत पीढ़ी। अमृतकाल कोई नया शब्द नहीं है, बल्कि 2014 के अंदर एक जुमला आया था अच्छे दिन का। अब लोग बार बार अच्छे दिन की बात सुनकर बोर होने लगे तो उन्होंने एक नया शब्द ढूंढा, अमृतकाल। और जब अमृतकाल की बात करते हुए साल भर बीत गया तो एक नया शब्द इस बार बजट के अंदर हमें सुनाई दिया, अमृत पीढ़ी का। मैं समझती हूँ अमृत पीढ़ी में नया नाम नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने बेरोजगार युवाओं के लिए अमृत पीढ़ी शब्द का इस्तेमाल करा। वैसा देखा जाए तो युवाओं को रोजगार और काम तो नहीं दिया, लेकिन नया नाम देने की ज़रूर उन्होंने हिमाकत दिखाई। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, जिन्होंने बजट में युवाओं के विकास पर ध्यान दिया। युवाओं को समर्पित बजट सदन के अंदर लेकर आए। सबसे बड़ी बात थी, युवाओं के मध्यम वर्ग पर खास फोकस रखा। युवाओं के विकास के लिए पहली बार युवा नीति लेकर आए। अपने 4 साल के कार्यकाल के अंदर करीब 1.5 लाख सरकारी नियुक्तियां दी और उतनी ही प्रक्रियाधीन है। सबसे बड़ी बात यह है इस बजट के अंदर जो अगले वर्ष के अंदर वो है 100 मेगा जॉब फेयर प्रस्तावित हैं, और मैं समझती हूँ कि प्रदेश के युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने में सहायता मिलेगी। मैचिंग शेयर की सीमा जो 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करने की जो घोषणा करी है, यह केंद्र सरकार की स्टार्टअप की में जो राहत दी जाती है उससे कई गुना बढ़िया योजना है। सभापति महोदय, अभी चूरू से आने वाले माननीय सदस्य केंद्र के बजट के ऊपर बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि रूरल डेवलपमेंट के अंदर पैसा बढ़ा है, फार्मर वेलफेयर के अंदर पैसा बढ़ा है। लेकिन मैं भी आपका एक ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, केंद्र ने बजट आवंटन में सब्सिडियों में भारी कटौती करी। फूड सब्सिडी के अंदर 31.3% की कमी करी सभापति महोदय, जो सीधा सीधा गरीब को नुकसान देने का काम करा।
फर्टिलाइजर सब्सिडी में 22.3% की कमी करी, जो सीधा सीधा किसान को नुकसान करने का काम करा। पेट्रोलियम सब्सिडी में 75.4% की कमी करी, जो सीधा सीधा आम और गरीब लोग को नुकसान करने का काम करा। सभापति महोदय, विश्व भूखमरी सूचांक 2022 को अगर हम देखें तो 121 देशों की सूची में भारत 107 नंबर पर है और केंद्र ने फूड सब्सिडी को घटाया है। 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री ने रखा, तो आय तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन फर्टिलाइजर की सब्सिडी जरूर घटाने का काम करा है। रूरल डेवलपमेंट की जब बात कर रहे थे चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, और उन्होंने कहा कि रूरल डेवलपमेंट के अंदर 1059 रुपए की बजट की बढ़ोतरी हुई, लेकिन उन्होंने आगे पढ़ना भूल गए। 12.34 करोड़ रुपए बजट में कम उन्होंने दिए हैं, उसमें कटौती करिए रूरल डेवलपमेंट के अंदर। सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि वो कृषि के लिए अलग से बजट लेकर आए, और जब कृषि के लिए बजट लेकर आए तो उन्होंने किसानों के बारे में सोचा। शुरू से जब भी केंद्र के अंदर, राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार जब भी आई है, पंचवर्षीय योजना पहले हुआ करती थी, उसके अंदर किसान को और मजदूर को मुख्य बिंदु मानकर उसके इर्द गिर्द सारी योजनाएं बनाई जाती थी। इसी प्रकार का बजट पिछली बार और इस बार अलग से लेकर आए कृषि बजट। अन्नदाता जो सभी का पेट भरता है, उसके लिए बहुत सी योजनाएं लेकर आए, बहुत सी उनके लिए सब्सिडी दी। इस बजट के अंदर किसानों को हर महीने 2000 यूनिट बिजली निःशुल्क दिया, 11 लाख किसान उससे लाभान्वित होंगे। किसानों को खेत पर मकान बनाने का अनुदान दिया। SC/ST के लघु सीमांत किसानों को अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। तारबंदी के लिए 2 वर्ष में 1 लाख किसानों को अनुदान मिलेगा। 5000 युवा किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। नए कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे। यूनिवर्सिटी, वेटरनरी यूनिवर्सिटी खोले जाएगी। किसानों को गिरदावरी के लिए राजस्व अधिकारियों के ऊपर निर्भर नहीं पड़ेगा। खुद को एक मोबाइल ऐप किसानों के लिए जारी करने का काम करा है। सभापति महोदय, जब यूपीए की सरकार थी केंद्र के अंदर, तो मनरेगा लेकर आए, रोजगार देने की गारंटी का वादा किया, और जब कोविड काल रहा, जब छोटे उद्योगपति घर बैठ गए, व्यापार खत्म हो गया, रोजगार खत्म हो गया, नौकरियां हाथ से चली गई, तो इस महानरेगा ने लोगों को बहुत बड़ा सहारा दिया और बाजार के अंदर वापस से पैसा रोटेट होने का काम हुआ। महिलाएं नरेगा के काम पर जाती थी, उनको जो पैसा मिलता था उसको वो बाजार के अंदर अपने रोजमर्रा के आवश्यकता से सामान खरीदती थी, अपने लिए सामान खरीदती, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए खरीदती थी। पैसा रोटेट हुआ। लेकिन इस बार केंद्रीय सरकार ने 33.5% की कटौती करी उसके अंदर, नरेगा के अंदर। वहीं पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना चालू करी। 125 दिवस प्रतिवर्ष का रोजगार देने का प्रावधान किया। ऐसे समय एक नरेगा के एक मजदूर की एक बात याद आती है, कुछ तो खासियत है मेरे वोट में, कुछ तो खासियत है मेरे वोट में, वोट देता हूं फकीरों को, कमबख्त शहंशाह बन जाते हैं। मैं सामाजिक सुरक्षा की बात करूंगी, क्योंकि ये जो बजट था 2023-24 का, ये सामाजिक सुरक्षा के ऊपर बजट था। और सामाजिक सुरक्षा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है कि समाज के अंदर जो गरीब है, मजदूर है, पिछड़ा हुआ है, उसको किस तरीके से राहत दी जाए। सभापति महोदय, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना उसका उदाहरण है। उसके साथ ही
पेंशन के अंदर वृद्धि करना, इंदिरा रसोई लेकर आना, ये ऐसे कुछ सुरक्षा गारंटी योजनाएं हैं जिससे समाज को संबलता मिलेगी। जब नरेगा में कटौती करी तो इससे ये जाहिर होता है कि केंद्र सरकार की क्या सोच है और राजस्थान सरकार की क्या सोच है, साफ नजर आती है। केंद्र सरकार गरीब को और अधिक गरीब करना चाहती है, अमीर को और अधिक अमीर। अभी माननीय सदस्य बात कर रहे थे, मुझे एक वाक्य याद आया। 9 फरवरी का दिन था, माननीय प्रधानमंत्री महोदय संसद के अंदर अभिभाषण पे जवाब दे रहे थे और बड़ा हास्यास्पद वो समय था। सभापति महोदय वो बैठे, जब उनसे इधर उधर की बात पूछ रहे थे, विपक्ष ने उनसे पूछा, अडानी के बारे में पूछा, देश के अंदर रोजगार के बारे में पूछा, युवाओं के लिए पूछा, व्यापारियों के लिए पूछा, महिलाओं के लिए पूछा, तो वो ध्यान भटकाने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं करा। वो सीधा नेहरू जी पर आ गए। नेहरू जी जिनकी शख्सियत आज हम सोच नहीं सकते, उन्होंने देश आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया। आज़ादी के बाद नेहरू जी एक बार लंदन गए, वहाँ मिस्टर चर्चिल से उनकी मुलाकात हुई और मिस्टर विंस्टन चर्चिल ने पूछा नेहरू जी से कि आप हमारी जेलों में कितने समय तक रहे। नेहरू जी ने कहा, मैं 10 साल से अधिक समय तक जेल के अंदर रहा। तो विंस्टन चर्चिल ने कहा, तब तो आप हमसे नफरत करते होंगे। तो नेहरू जी ने कहा, नो मिस्टर चर्चिल, मैं उस व्यक्ति के नेतृत्व में मैंने काम किया है जिसने हमें 2 बातें सिखाई। एक तो कभी किसी से डरना मत, और एक कभी किसी से नफरत मत करना। जो राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा करी, पाली से आने वाले माननीय सदस्य मजाक उड़ा रहे थे, मैंने ऑब्जेक्शन करा था। उसके पीछे उद्देश्य यही है कि जो देश के अंदर माहौल है, डर का माहौल है, नफरत का माहौल है, उसको दूर किया जाए। सभापति महोदय, आज की हमारी युवा पीढ़ी आरएसएस की विचारधारा वाले व्यक्ति, बीजेपी की विचारधारा वाले व्यक्ति नेहरू को नहीं समझ सकते। नेहरू के लिए क्या खूब कहा है, देश के आत्मबल और स्वाभिमान के प्रतीक है नेहरू, बुद्धिमत्ता की जीती जागती तस्वीर है नेहरू, अंधविश्वास सांप्रदायिक जातिवाद से लड़ने वाले नेहरू, क्रांति के अग्रदूत नेहरू, पर शांति के उपासक नेहरू, विनोबा भावे के शब्दों में कहें तो लोकदेव नेहरू। सभापति महोदय, जिस तरीके का राज्यसभा के अंदर प्रदर्शन हुआ, जैसे कौरवों की सभा के अंदर द्रौपदी का चीरहरण हुआ, देश का प्रधानमंत्री जिसको पूरा देश सुन रहा था, पूरी दुनिया सुन रही थी, वो ताली बजा बजा कर और उसके जो मंत्रिमंडल था ताली और मेज थपथपा कर जिस तरीके से नेहरू का उपास करा। उनको नहीं पता कि हमारे सामाजिक ताना बाना क्या है, हमारी परंपराएं क्या है, हमारे पारिवारिक ताना बाना क्या है। उन्होंने सीधा कह दिया कि नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगाते। और आज यहाँ पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री की यहाँ पर विपक्ष के लोग हैं, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री से सीखो। क्या सीखे? कि किस तरीके से हमारी परंपराओं को तोड़ा जाए, किस तरीके से मजाक बनाए जाए हमारे पारिवारिक रिश्तों को, पारिवारिक ताना बानाओं को। उस पे नहीं बोलते हैं क्योंकि बजट में कुछ बोलने को है नहीं। सभापति महोदय, इनके पास बजट के अंदर इनके पास बोलने को कुछ भी नहीं है। इनको ऐसा जोर का झटका लगा है। अभी कह रहे थे चूरू से आने वाले माननीय सदस्य कि 18 बार पानी पिया है मुख्यमंत्री महोदय ने, लेकिन 18 बार पानी पीकर ऐसा पानी पिलाया कि इनको सांप सूख गया। सभापति महोदय, गाय के बहुत प्रेमी है, गाय के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गाय के नाम पर चुनाव लड़ने आते। भारत सरकार के पशु कल्याण बोर्ड ने एक नोटिस जारी करा, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन हम लोग काऊ हक डे मनाएंगे, और एक घोषणा कर दी और सबको पाबंद कर दिया। सभापति महोदय,
काऊ हक डे मनाने के लिए तो गाय तो चाहिएंगी, और इस देश का गोवंश लंपी में जो खत्म हो गया था, हमारे पशुपालकों को, किसान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हमारे केंद्र बजट के अंदर उसकी बात नहीं करी, लेकिन राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जिसने लंपी के अंदर मरी गायों को मुआवजा देने की बात करी है। इस देश का गोवंश लंपी नामक महामारी के चलते बर्बाद हो गया। अब राजस्थान के बजट में लंपी रोग से गोवंश की मौत पर 40,000 रुपये प्रति गाय क्षतिपूर्ति राशि का ऐलान करा। सभापति महोदय, एक तरफ काऊ हक डे और एक तरफ कामधेनु बीमा योजना। पशुपालकों को दुधारू पशुओं के बीमे की घोषणा करना लोगों को एक बहुत बड़ी राहत देने का काम करा है हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और विपक्ष इतना ट्रोल हुआ इसके अंदर काऊ हक डे के दिन कि उनको वो घोषणा वापस लेनी पड़ी कि हम इस तरीके का कोई काऊ हक डे नहीं मनाएंगे। सभापति महोदय, ओपीएस जिस पे हमारे विपक्ष के लोग कहते हैं कैसे ओपीएस लागू होएगा, इनको क्या फ़र्क पड़ेगा, आने वाले टाइम में जिसकी भी सरकार रहेगी उस पे भार पड़ेगा। लेकिन ओपीएस लागू करने के लिए भी सीना चाहिए, और प्रधानमंत्री कहते हैं, प्रधानमंत्री देश के कहते हैं कि मैं अकेला सब पे भारी हूं, इसका मतलब उनके साथ कोई नहीं है। सुनिए सुनिए प्लीज सुनिए, बोलिए आप। सभापति महोदय, मुख्यमंत्री महोदय ने विगत बजट में पुरानी पेंशन योजना की घोषणा करी, लेकिन निगम व बोर्ड सहित विश्वविद्यालय के कुछ कर्मचारी सीमा में नहीं रह पाए थे और इस बात की आवाज़ समय समय पर उठती रही। मुख्यमंत्री महोदय ने सबकी बात की, सबकी भावनाओं की कदर करते हुए इन सभी को इसके अंदर शामिल करने का काम किया। एक तरफ राज्य सरकार सभी को पेंशन के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रही है, वहीं केंद्र की सरकार अग्निवीर और अग्निपथ के माध्यम से सेना में मिलने वाली पेंशन को भी समाप्त करने का काम कर रही है। सभापति महोदय, चिरंजीवी योजना जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर देश और देश के बाहर भी काफ़ी प्रसिद्धि मिली और हम इसलिए इसको अच्छा मानते हैं सभापति महोदय कि कभी वक्त होता था कि परिवार में अगर बेटा और बेटी है और बेटी अगर बीमार हो जाए तो गरीब माँ बाप ये कहते थे अपने आप ठीक हो जाएगी, और बेटा अगर बीमार होता तो उसका इलाज कराने के लिए जाते थे। जब गरीब व्यक्ति के घर में कोई बीमार हो जाए तो उसको अपना घर गिरवी रखना पड़ता, अपना खेत गिरवी रखना पड़ता या किसी से ब्याज पर रुपया लेना पड़ता था, और तब जाके वो हॉस्पिटल के अंदर अपना या अपने बच्चे का, अपने परिवार का इलाज करा पाते। इस पीड़ा को समझते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पिछली बार बजट के अंदर 10 लाख की जो बीमा योजना है उसको लागू करा, उसको बढ़ाकर अब 25 लाख रुपए कर दिए। मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा सहारा सभी को मिलेगा, क्योंकि बीमारी जिसके अंदर कैंसर एक ऐसी बीमारी है, प्रत्यारोपण की ऐसी बीमारी जिसमें गुर्दा है, लीवर है, जिसमें बहुत पैसा लगता है सभापति महोदय, और वो आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। अब आराम से जाते हैं, अपना इलाज करा के घर पर आते हैं और बहुत सारी दुआएं माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान की सरकार को देते हैं। सभापति महोदय, कर्मचारी वर्ग हो, महिला वर्ग हो, युवा वर्ग हो, गरीब है, मजदूर है, व्यापारी है, सभी को राहत देने वाला ये बजट है। राजस्थान सरकार के पास कुशल एवं क्वालिटी लीडरशिप है। सरकार के कार्यकाल के इन 4 वर्षों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, जनता को जनता का हक डिलीवर करने में सफल रही है। बजट में ये सब प्रदर्शित हो रहा है, इसलिए राज्य में कांग्रेस की सरकार को किसी अन्य कार्ड की ज़रूरत नहीं है, जैसे
केंद्र की सरकार और केंद्र के बीजेपी के नेता करते हैं। कभी तो टुकड़ा टुकड़ा गैंग बीच में ले आते हैं, कभी हिजाब की बात करने लगते हैं, कभी हलाल की बात करने लगते हैं, कभी टीपू सुल्तान जैसे कार्ड खेलने लगते हैं। और तो और हिंदू मुसीबत के अंदर मंदिर को याद करता है, भगवान को याद करता है। मुसलमान मुसीबत के अंदर अल्लाह को याद करता है, और बीजेपी वाले केंद्र की सरकार मुसीबत में पाकिस्तान को याद करती है। सभापति महोदय, सरकार ने जनता को अच्छा भविष्य की ओर मोड़ा है, इतिहास की ओर नहीं, जो केंद्र की सरकार करती है। कल आए थे दौसा के अंदर प्रधानमंत्री जी, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस काम नहीं करने देती है, लटकाने और भटकाने का काम करती है। लेकिन पिछले इतने सालों से आपकी सरकार है, आप काम कर रहे हो, नहीं होता है, आपके बस की बात नहीं है। इस पे एक बात याद आ गई, प्रधान के एक बेटे से उसके पिता ने पूछा कि भाई तेरा रिजल्ट कैसा रहा, तो बेटे ने कहा प्रधान का बेटा फेल हो गया। फिर पिता ने पूछा मैं तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूँ, तेरा रिजल्ट क्या रहा, तो बोले सरपंच का बेटा फेल हो गया। बोले भाई सरपंच का प्रधान का बेटा फेल हो गया, मैं तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूँ, तो बोले चौधरी का बेटा फेल हो गया। बोले चौधरी का बेटा भी फेल हो गया, पर तू अपना रिजल्ट बता। तो उसने कहा जब प्रधान का बेटा फेल हो गया, सरपंच का बेटा फेल हो गया, चौधरी का बेटा फेल हो गया, तो आपका बेटा कहाँ से पास होता। तो प्रधानमंत्री जी तो इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, जब विपक्ष कुछ पूछता तो बताने में असमर्थ रहते हैं। सभापति महोदय, जो बजट राजस्थान की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिया, वो लाजवाब कल्याणकारी बजट है। सभापति महोदय, जो महिलाओं, किसान, युवाओं, रोजगार और शिक्षा, स्वास्थ्य सबको साथ लेकर MSME की बात करता है। राज्य सरकार का ये बजट जन कल्याणकारी बजट है। जनता ने जिस कार्य के लिए चुनकर भेजा है, उसमें पूरी उस कार्य को पूरा करता है। उसका रोड मैप पूरा का पूरा इस बजट के अंदर है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बजट कुछ इस तरीके से कहूँगी सभापति महोदय, ख्वाहिशों का मोहल्ला बहुत बड़ा होता है, ख्वाहिशों का मोहल्ला बहुत बड़ा होता है, बेहतर यही है कि हम ज़रूरतों की ओर मुड़ जाएं। सभापति महोदय, हमारे झुंझुनू से और आपके चिड़ावा से कवि हैं, रचनाकार हैं रविशंकर कांगड़ा, अच्छा लिखते हैं। उनकी कुछ पंक्तियां मैं अंत में बोलना चाहूँगी। राजस्थान के जादूगर का ये बजट देखो, राजस्थान के जादूगर का ये बजट देखो, विरोधी सत्ता पाने का बजट बिगाड़ दिया, विरोधी सत्ता पाने का बजट बिगाड़ दिया। सोच रहे थे अब की बार सत्ता में हम आएंगे, सोच रहे थे अब की बार सत्ता में हम आएंगे, उनके इस सपने को बजट ने उजाड़ दिया। अब बगले झांक रहे हैं एक दूसरे की, अब बगले झांक रहे हैं एक दूसरे की, देखो ये विपक्ष का कैसा चेहरा बिगाड़ दिया। बजट से लगता है देखो आज राजस्थान में रो रहे विपक्षी जादूगर ने ऐसा पछाड़ दिया। बजट से लगता है देखो आज राजस्थान में रो रहे हैं विपक्षी, जादूगर ने ऐसा पछाड़ दिया, आज जादूगर ने विरोधी का बजट बिगाड़ दिया। सभापति महोदय, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की कुछ मांग रखना चाहूँगी। 2 मिनट में समाप्त कर दीजिए। उससे पहले बहुत सारे विपक्ष के मैंने सुने बात, और एक ही बात जब बजट पढ़ रहे थे मुख्यमंत्री महोदय, तो कहा जा रहा था कि इतना पैसा आएगा कहाँ से और इतना करेंगे क्यों। चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि राजस्थान पत्रिका ने सर्वे करवाया, लेकिन शायद मंडावा को वो भूल गए हैं। पिछले 3 साल में जो बजट आया है मंडावा के अंदर, वो पूरा का पूरा धरातल के ऊपर है सभापति महोदय, और गलती इनकी नहीं है सभापति महोदय। मुख्यमंत्री महोदय से बजट की घोषणा करते, उसका क्रियान्वयन हमारी भी ड्यूटी होती है। जनप्रतिनिधि के क्षेत्र में कोई काम आता है जिसकी घोषणा की जाती है, तो उनका भी दायित्व बनता है कि वो भी ऑफिस में जाके ब्यूरोक्रेट से मिलकर, मंत्री से मिलकर उसको धरातल पर लेकर आए। मैं यहाँ पर आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगी कि हमारी कुछ बहनें हैं जो नर्सिंग भर्ती 2013 की बार बार बात करती हैं। मैं समझती हूँ कि उनकी मांग वाजिब है। 2013 के अंदर हमने नर्सिंग भर्तियाँ निकाली थी, उसके अंदर फिर बीजेपी की सरकार आई और उन्होंने उसके अंदर पदों के अंदर कटौती कर दी।
और उस समय के और अब के समय के अंदर एक तो वो जो हमारी बहनें हैं वो ओवर एज हो गई हैं, कुछ का मेरिट लिस्ट के अंदर नंबर नहीं आएगा। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि ये 2013 की जो नर्सिंग भर्ती है उसके लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकाले जिससे उन जो उससे वंचित रही है उनको उसमें मौका मिल सके उसके अंदर। दूसरा, सभापति महोदय, अब की बार फसल के अंदर बहुत ज़्यादा खराबा हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री महोदय ने किसान कल्याण की घोषणा करी है, निधि की घोषणा बढ़ाया है उन्होंने, लेकिन फिर भी आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि गिरदावरी हुई थी लेकिन रकबा कम होने की वजह से बहुत जगह के ऊपर वो फसल बीमा योजना के अंदर नहीं आ रहे हैं। सरसों की फसल है, चने की फसल है, 100% खराबा हुआ है। तो जब मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पर अपना रिप्लाई दें या कृषि मंत्री जब भी डिमांड पर बोले, तो मैं समझती हूँ कि ये जो फसल खराबा हुआ है इसके अंदर मुआवजे की जो मांग लोग रख रहे हैं, किसान धरने पर बैठे हैं, तो उसके अंदर भी हम लोगों को सोचकर उसका बजट अलग से देना चाहिए और मुआवजे की घोषणा यही विधानसभा के अंदर करनी चाहिए। मेरा बिसाऊ बड़ा तहसील है, बड़ा कस्बा है, उसके अंदर कॉलेज की मांग है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी मुख्यमंत्री महोदय को कि बिसाऊ कस्बे के अंदर नगर पालिका के अंदर राजकीय महाविद्यालय खोलने की कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आपका धन्यवाद देती हूँ, आपने मौका दिया।